हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। प्लीज डू ज्वाइन एवरीवन। टुडे वी स्टार्टिंग द वेरी नेक्स्ट लेक्चर दैट इज ऑल अबाउट द रिसर्च की बात करेंगे, रिसर्च प्रोसेस और रिसर्च डिजाइन की बात करेंगे। तो प्लीज ज्वाइन एवरीवन, जल्दी से सभी लोग ज्वाइन करिए ताकि सेशन को स्टार्ट किया जा सके। प्लीज ज्वाइन एवरीवन। Please join everyone so we can start today's class that is all about the research process and research design. जल्दी सभी लोग ज्वाइन करिए। We are starting the class within a very few minutes, so everyone can join. Please join करिए जल्दी सभी लोग। In the next 1 minute, I am just going to start the class that is all about the research process and research design की बात करेंगे हम लोग। जल्दी से सभी लोग सेशन को स्टार्ट कर लीजिए। चलो, कल जो हमने पढ़ाया था सब लोग ज्वाइन कर लेंगे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, प्रियंका, अंजलि, अंशिका। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव बीन डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द रिसर्च मीनिंग की हम लोगों ने बात किया था, रिसर्च की डेफिनेशंस की बात किया, अकॉर्डिंग टू द किलफोर्ड वुडी ने क्या बोला उसकी बात किया। व्हाट आर द रिसर्च के एथिक्स की भी हैव बीन डिस्कस अबाउट की ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी, केयरफुलनेस, ओपननेस, रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, कॉन्फिडेंशियलिटी, responsible publications, responsible mentoring, social responsibilities, non-discriminations, competency, legality। उसके बाद हम लोगों ने बात किया लिटरेचर रिव्यू। रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या होता है? रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात किया कि इट इज ए स्टडी ऑफ पास्ट डेटा, जो पुराना पास्ट में जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उनकी स्टडी को लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू इज एन असेसमेंट ऑफ ए बॉडी ऑफ रिसर्च दैट एड्रेस रिसर्च क्वेश्चंस, वो सब बताया था। कैरेक्टरिस्टिक्स की भी यहाँ पे डिस्कस अबाउट कि गुड रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड अप टू डेट रेफरेंसेस, इट शुड बी सिस्टमेटिक, इट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, free from biasness, well written, it should be in the form of the sum of its part, it should be clearly searched and selected, accurate references should be given in the review। फिर हमने बात किया था साहित्य की समीक्षा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो इन एक्सपीरियंस, इसमें रिसर्चर बैकग्राउंड क्या है उसका, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट की बात किया, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात किया, स्टडीज टाइम फ्रेम की बात किया, अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सिस्टम की बात किया। एंड देन वी हैव बीन डिस्कस अबाउट पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये बताया था इट हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑलरेडी नोन, जो कुछ सारी रिसर्च पहले हो चुकी है उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है, प्रीवियस नॉलेज के बारे में जानकारी मिलती है। पुराने कई सारे रिसर्च पेपर पढ़ के आपको ये समझ में आता है कि फ्यूचर में रिकमेंडेशंस लोग देते हैं उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता है, जिससे आप नया रिसर्च स्टडी को निकाल सकते हैं। इट मेक्स रिसर्चर नो व्हाट रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन डन इन अ पर्टिकुलर एरिया, सो अवॉइड डुप्लीकेशन ना हो पाए। ठीक है, ये सब चीजों की हम लोगों ने बात कर लिया था।
टाइप्स ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी हैव बीन डिस्कस ट्रेडिशनल और नैरेटिव रिव्यू ऑफ लिटरेचर, सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेटा एनालिसिस, इन सब चीजों की बात किया। फिर सोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू में प्राइमरी सोर्स बताया क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, फिर रिसोर्सेज ऑफ लिटरेचर रिव्यू कहां से किन किन सोर्सेज से किन किन जरियों से यू कैन कलेक्ट द लिटरेचर रिव्यू। सो वी हैव द डिफरेंट सोर्सेज, प्राइमरी की बात किया और सेकेंडरी की बात किया था। फिर स्टेप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू में पहले चूज द योर टॉपिक, वट एवर द टॉपिक यू हैव, पहले जो भी रिसर्च का जो टॉपिक है उसको चूज करिए। देन यू हैव टू बी आइडेंटिफाई द डिफरेंट डेटाबेस एंड रिसोर्सेज, सर्च, रिफाइन, रीड एंड एनालाइज, राइट द रिव्यू। इन सब चीजों की हम लोगों ने बात किया। फिर स्टेजेस में एनोटेटेड बिब्लियोग्राफी, थीमेटिक ऑर्गेनाइजेशंस, मोर रीडिंग्स, राइट इंडिविजुअल सेक्शन, इन सब चीजों की हम लोगों ने कल बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे कुल मिला के, पहले स्टार्ट करेंगे रिसर्च प्रोसेस से। व्हाट इज रिसर्च प्रोसेस? एक तो ये कॉमन रिसर्च प्रोसेस है। वेरी गुड इवनिंग सौम्या। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग द लिटरेचर, ऑब्जेक्टिव, हम आपको पूरा एक डिटेल में बता रहे हैं। सबसे पहले जो रिसर्च प्रोसेस का स्टेप होता है, जो बहुत कॉमन है, सब जगह लोग फॉलो होता है रिसर्च प्रोसेस। जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, and diagnose the problem. Identifying the problem and diagnose the problem. सबसे पहले रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए। किस मुद्दे पे, व्हाट आर द इश्यूज यू जस्ट वांट टू बी टारगेट, किस मेन मुद्दे पर, किस मेन टॉपिक पर रिसर्च करना चाहते हैं। पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करिए, फिर डायग्नोज करिए। तो आपको एक कोई दिक्कत समझ में आएगा कि दिस इज द टॉपिक। लोग बोलते हैं बहुत, एक रिसर्च का टॉपिक चूज करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इतना इजीली यू कैन नॉट चूज द रिसर्च टारगेट, रिसर्च टॉपिक। तो पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, डायग्नोज करना पड़ेगा प्रॉब्लम को। सेकंड होता है इसमें हमारा लिटरेचर रिव्यू और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। ये क्या होता है हमने बताई दिया। लिटरेचर रिव्यू इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ पास्ट डेटा। ऐसी सारी रिसर्च जो पहले हो चुकी हैं, साहित्य की समीक्षा की इसमें बात करते हैं। whatever the research has been done so far, we have to be gone through to the those research। क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से आपको क्या पता चलेगा कि ऐसे, क्योंकि आपको बताया था रिसर्च क्या है। रिसर्च आप कोई ऐसा काम जो बिल्कुल नया काम कर रहे हो, या ऐसे सारे काम जो पहले हो चुके हैं उसमें कुछ नया करने की प्रक्रिया को हम लोग, करने की प्रोसेस को भी डू कॉल एज ए रिसर्च। जस्ट थिंग इज दैट आपको पता कैसे चलेगा कौन सा काम नया है, कौन सा काम पुराना है। तो उसके लिए आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, आपके टॉपिक से रिलेटेड आपको कई सारी थीसिस, रिसर्च पेपर्स, बुक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। उससे एक सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको डुप्लीकेशन नहीं हो पाएगा रिसर्च का। दूसरा, सारी रिसर्च जितनी भी होंगी, थीसिस हो, रिसर्च पेपर हो, उनके सर्टेन कहीं ना कहीं सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। तो एक जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जितना ज्यादा लिटरेचर रिव्यू करेंगे उतनी अच्छी आपकी कहीं ना कहीं टॉपिक निकल के आएगा। तो लिटरेचर रिव्यू करने का मेन मुद्दा क्या होता है? रिसर्च गैप बनाना, रिसर्च गैप को फाइंड आउट करना। रिसर्च गैप कोई ना कोई सर्टेन, हर रिसर्च में कुछ ना कुछ सर्टेन लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस को हम लोग कहीं ना कहीं एक गैप निकालेंगे, उससे उसी को बोलेंगे रिसर्च गैप। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने का मेन मुद्दा होता है रिसर्च गैप फाइंड आउट करने का। थर्ड हो गया इसमें हमारा, इसी सीरीज में, टू डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को डेवलप करना, टू डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। फिर अपना रिसर्च उद्देश्य, क्योंकि बहुत सारे लोग पीएचडी में 5 टॉपिक, 5 ऑब्जेक्टिव, 6 ऑब्जेक्टिव, बहुत 2 से 3 ऑब्जेक्टिव भी अगर ठीक से काम करेंगे तो 3-4 साल पर, अगर बहुत डिटेल्ड काम करते हैं तो एक थीसिस में 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव आपके लिए, 4 इज द मैक्सिमम होना चाहिए। लोग 6, 7, 8 भी कर लेते हैं, वो फिजिबिलिटी नहीं दिखती। तो जितना कम ऑब्जेक्टिव रखेंगे उतना उतनी आपकी रिसर्च लिमिटेड होगी। तो डेवलप द रिसर्च ऑब्जेक्टिव में आपको रिसर्च का उद्देश्य क्लियर करना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली डू वांट टू डू, तुम एक्चुअली में क्या करना चाहते हो। ठीक है, उसको बात करेंगे रिसर्च ऑब्जेक्टिव की। फोर्थ स्टेप होता है इसी सीरीज में, टू डेवलप द
टू डेवलप द रिसर्च प्लान, टू डेवलप द रिसर्च प्लान, सॉरी टू डेवलप द रिसर्च हाइपोथेसिस, प्लान तो नेक्स्ट होगा। ऑब्जेक्टिव बार बनेगा, फिर क्या करेंगे, रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है, परिकल्पना की बात करते हैं। ये एक प्री एजम्पशन स्टेटमेंट होता है, हमने बताया भी था कल आपको, प्री एजम्पशन स्टेटमेंट। आप पहले से ही मान कर चलते हैं कि आपके रिजल्ट, आपके रिसर्च के परिणाम क्या निकल के आएंगे। तो प्री एजम्पशन एक पहले से आपको परिकल्पना पहले से मान कर चलना पड़ता है, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपको स्टार्टिंग बताना पड़ेगा, कितनी हाइपोथेसिस रहेगी, कितनी नल रहेगी, कितनी हमारी अल्टरनेटिव रहेगी। नल मतलब शून्य, अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक। तो कितनी हमारी नल हाइपोथेसिस होगी, कितनी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगी, ये आपको स्टार्टिंग में ही पूरा बताना पड़ेगा। तो एक बार रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपने बना ली, उसी के अनुसार आपको रिसर्च हाइपोथेसिस भी डेवलप करनी पड़ेगी। बताना पड़ेगा पहले कि व्हाट आर द रिजल्ट यू आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि पहले से एक बार आइडिया तो क्लियर होगा, रिजल्ट भले पॉजिटिव है भले नेगेटिव है, लेकिन आपको तो बताना पड़ेगा कि ये रिजल्ट हमारा आएगा। तो हाइपोथेसिस में एक प्री एजम्पशन स्टेटमेंट की बात करते हैं हाइपोथेसिस। तो उसको एक नल मतलब H0, इसको अल्टरनेटिव को H1 और HA से डिनोट करते हैं। तो डेवलप द रिसर्च प्लान हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। फिफ्थ हम लोग बात करेंगे टू डेवलप द रिसर्च प्लान। हाइपोथेसिस बन गई। रिसर्च प्लान में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कई सारी चीजों की बात करेंगे। रिसर्च डिजाइन क्या होगी, डिजाइन मेथड्स कौन सा फॉलो करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉलो करेंगे, एक्सप्लोरेटरी फॉलो करेंगे, एक्सपेरिमेंटल फॉलो करेंगे आप, इवेल्युएटिव होगा, प्रोग्नोस्टिक होगा, डायग्नोस्टिक होगा, क्वालिटेटिव होगा, क्वांटिटेटिव होगा। तो बहुत सारा 10-12 टाइप का रिसर्च डिजाइन मेथड्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पर रिसर्च डिजाइन कौन सा यूज करेंगे आप, सैंपल साइज कौन सा होगा हमारा। अभी यहाँ पे केवल रिसर्च प्लान में आपको प्लान बना रहे हैं, अभी कुछ कर नहीं रहे हैं आप। सैंपल साइज हमारा कौन सा होगा, ठीक। यहाँ पर इन सब चीजों की हम लोग इसमें बात करेंगे। डेटा कैसे एनालिसिस करेंगे, पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज करेंगे, वो सब कुछ आपको रिसर्च प्लान के ऑब्जेक्ट अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद यहीं पर आप बताएंगे कि सैंपलिंग की टेक्निक कौन सी यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करेंगे। प्रोबेबिलिटी में भी 4-5 है, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी 4-5 है। उसके अलावा स्केलिंग की टेक्निक्स में आपको प्राइमरी स्केल्स यूज करने वाले हैं आप 4, या आप जो सेकेंडरी स्केल्स में कॉम्परेटिव स्केल्स, नॉन कॉम्परेटिव स्केल्स, आइटमाइज स्केल्स यूज करेंगे आप, कांस्टेंट सम यूज करेंगे, क्यू सॉर्ट यूज करेंगे, स्टेपल यूज करेंगे। इन सब स्केल्स, सब रिसर्च डिजाइन, सब सैंपलिंग की टेक्निक्स पर बताएंगे आपको। पहले आपको बताना पड़ेगा क्या चूज करेंगे आप। रिसर्च प्लान आपका बन गया। अब बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा की। डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा कलेक्शन में हमारे पास दो मीडियम है हमारे पास। एक होता है हम लोगों के पास बच्चों प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, ये पूरा अपने आप में सब टॉपिक है, एक करके हम सब पढ़ाएंगे। वट एवर द डेटा यू आर कलेक्टिंग इन अ वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। ऐसा सारा डेटा जो आप पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं उसको हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, आपको पहले बताना पड़ेगा कि क्वेश्चनियर से बात करेंगे आप, ऑब्जर्वेशन से करेंगे या इंटरव्यू करेंगे आप, शेड्यूलिंग करेंगे, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की बात होती है, इसमें सेल्स फोर्स ओपिनियन की बात होती है, मैकेनिकल डिवाइस की। तो कई सारे प्राइमरी डेटा के हमारे पास माध्यम हैं। या सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो सारा डेटा पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है उसको सेकेंडरी डेटा बोलते हैं। बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर आ गए, आर्टिकल्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई। तो 6 पॉइंट स्टेप हो गया कलेक्शन ऑफ डेटा। 7th हो गया हमारा डेटा एक बार हमने कलेक्ट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा में आपने पहले बता दिया डेटा का जो कौन सा यूज करेंगे। पैरामेट्रिक में टी टेस्ट, जेड टेस्ट यूज करेंगे, एफ टेस्ट यूज करेंगे, एनोवा यूज करेंगे। आप क्या यूज करने वाले हैं वो आपको बताना पड़ेगा, यहां पर आप उसको यूज करेंगे। तो डेटा जो आ गया हमारे पास वो एक रॉ डेटा होता है। उस रॉ डेटा को स्केलिंग के तहत उसको हम लोग फाइनलाइज करेंगे और फाइनली उस डेटा को हम लोग एनालिसिस करेंगे। डेटा को डेटा एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, परिकल्पना का परीक्षण करते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम लोग क्यों करते हैं, उससे पता चलेगा जो आपने यहां पर मैंने आपको बताया था कि नल बनाइए कि अल्टरनेटिव बनाइए, उसको हम लोग क्या करेंगे यहां पर देखेंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है या हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है। नल हमारी रिजेक्ट हो गई तो अल्टरनेट होगी। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है आगे बताएंगे, एक बार अभी भी बता रहे हैं।
वट जो भी थियोरटिकल डेटा और ऑब्जर्वेशनल डेटा जैसा आपने सोचा था परिणाम भी उसके आसपास ही आते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, रिसर्च प्लान में आपको यहां पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बताना पड़ेगा कि 0.05 का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है कितना है, वो आपको पहले ही बताना पड़ेगा। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के तहत हम लोग H0 या HA जो भी हमारी एक्सेप्ट हुई या रिजेक्ट हुई वो आप यहां पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, उसी के बाद फाइंडिंग करते हैं हम लोग। फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गई, फिर नेक्स्ट स्टेप हो गया हमारा भाई, इसमें हम लोग कंक्लूजन, ये सब एक ही चैप्टर में लिख लेते हैं, कंक्लूजन, फाइंडिंग्स, रिकमेंडेशन, लिमिटेशन, ये सब एक में लिख लीजिए। 10th हो गया हमारा बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस की बात यहां पर हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हो गया रिपोर्ट राइटिंग। तो ये हमारे 10-11 स्टेप्स होते हैं, बहुत कॉमन स्टेप्स हैं, सबकी सब हर किताब में अलग अलग लिखा होगा, स्टैंडर्ड यही है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड डायग्नोज द प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, साहित्य की समीक्षा करना, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाना, रिसर्च हाइपोथेसिस बनाना, नल बना रहे, अल्टरनेटिव बना रहे, कितनी नल बना रहे, कितना अल्टरनेटिव बना रहे, रिसर्च प्लान को डेवलप करना, कलेक्शन ऑफ डेटा बनाना, प्राइमरी डेटा सेकेंडरी डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे, कंक्लूजन, फाइंडिंग, रिकमेंडेशन, लिमिटेशंस की बात करेंगे, बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस, और लास्ट हो गया रिपोर्ट राइटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसर्च प्रोसेस। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट तो बताइए जल्दी से, बहुत कंफ्यूजिंग नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो कहीं पे तो बताइए आप लोग। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। वाई यू पीपल डोंट कम ऑनलाइन? बहुत कम ही लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप सभी लोग की क्लास रेगुलर हो रहा है रात शाम को। किसी को कोई डाउट है बताइए। रिसर्च, सॉरी, रिसर्च डिजाइन हम लोग पढ़ाएंगे अब, ठीक है। पहले सब लोग ज्वाइन कर लीजिए एक बार, और जल्दी से कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, किसी को जो भी डाउट हो बताइए। रिसर्च डिजाइन कई सारे टाइप्स की होती हैं, मेथड जो बहुत करते हैं, पहले सब नोट करा दे रहे हैं आपको कौन कौन सी पढ़ाएंगे। पहले पढ़ाएंगे बेसिक, या जिसको हम लोग प्योर और फंडामेंटल रिसर्च बोलते हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे बेसिक, प्योर, फंडामेंटल्स के बाद हम लोग सेकंड बात करेंगे कि अप्लाइड रिसर्च क्या होती है। थर्ड हम लोग बात करेंगे एक्शन रिसर्च क्या होती है। एक बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। ये सब पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं आपको, होती तो बहुत सारी। डिस्क्रिप्टिव के बाद हम लोग बात करेंगे एक्सपोज फैक्टर रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई ना। 6 हम लोग बात करेंगे एक्सपोज फैक्टर के बाद, 1 2 3 4 5 6 हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है। ठीक, एक्सपेरिमेंटल के बाद हम लोग बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। फिर हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होती है। ठीक, फिर हम लोग इवेल्युएशन रिसर्च की बात करेंगे।
11th हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। प्रोग्नोस्टिक रिसर्च, फिर डायग्नोस्टिक रिसर्च, मतलब 12 रिसर्च डिजाइन आपको पढ़ानी। वैसे बहुत सारी कंफर्मेटरी हो गई, एक्सप्लेनेटरी हो गई, हमारी कोरिलेशनल रिसर्च हो गई, इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे। बेसिकली हम लोग बेसिक, प्योर, फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे जो हम लोगों को ज़्यादा पूछी जाती हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या हो गई, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या हो गई हमारी, क्वालिटेटिव क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, प्रोग्नोस्टिक क्या है, डायग्नोस्टिक क्या है, इन सब चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। पहला रिसर्च डिजाइन हमारा बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च। बेसिक, प्योर और फंडामेंटल रिसर्च की पहले हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये बेसिक, प्योर, फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? नाम से समझ रहा है कि बेसिक रिसर्च है, जहां पर हम लोग कुछ केवल एक बेसिक रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग मेनली इसको मुख्यतः हम लोग साइंस में यूज कर तो हम लोग सब जगह सकते हैं। तो हमको एक नया थ्योरी से थ्योरम बनाना होता है। कोई पहली थ्योरी हो गई है, फिर सेकेंड थ्योरी बना रहे हैं, तो एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, थ्योरम की बात करें या थ्योरी की बात करें, थ्योरी और थ्योरम, ऐसी जगह पर हम लोग बेसिक, फंडामेंटल और प्योर रिसर्च की यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कोई आपको एक कोई न्यू नॉलेज गेन करना है, कोई न्यू नॉलेज गेन करना चाहते हैं आप, न्यू नॉलेज गेन करना है, जिसमें हमारा व्हाट, हाउ एंड व्हाई सब कुछ, सब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे। व्हाट, व्हाई, हाउ एंड व्हाट, मतलब एक सिंपल बेसिक रिसर्च कर रहे हैं। जब कोई लॉ पहला आया, फिर सेकंड लॉ आया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ आया, फिर सेकंड लॉ आया, फिर थर्ड लॉ आया, तो कोई पहली थ्योरी बनी हुई है, उसको एडवांसमेंट कर रहे हैं, उसका थ्योरम का एडवांसमेंट कर रहे हैं। ऐसी सभी जगह पर बेसिक, फंडामेंटल और प्योर रिसर्च का यूज करते हैं। मुख्यतः इसको हम लोग साइंस में यूज करते हैं, लेकिन यूज इसको हम लोग सोशल साइंस में भी कर सकते हैं। तो ऐसी सारी जगह पे जहां पे कुछ पहले से थ्योरी, थ्योरम दिया हुआ है, उसको एडवांसमेंट करने की कोशिश करते हैं, वहां पर बेसिक, फंडामेंटल, प्योर रिसर्च का यूज किया जाता है। अगला बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है आपको पता ही है। अप्लाइड रिसर्च में भी देखिए, अप्लाइड और एक्शन रिसर्च, अप्लाइड और एक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों। दोनों में इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं। इसमें भी हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसमें भी हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और एक्शन में भी इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। बट कुल मिलाकर अप्लाइड रिसर्च में जो रिसर्च की जाती है, केवल यहां पर इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं। तुरंत आपको उपचार करना, यू जस्ट नीड टू इमीडिएटली क्योर द प्रॉब्लम, और एनीबडी कैन डू द अप्लाइड रिसर्च वेदर द पर्सन इज हैविंग द एक्सपर्टीज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड और नॉट, बट अप्लाइड रिसर्च वो कर सकता है। तो यहां पर एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। तो अप्लाइड एक कॉमन रिसर्च होती है। ठीक है, प्रॉब्लम फॉर, जब कुछ अच्छा करना है आपको, बेटरमेंट के लिए कुछ करना है, कुछ सुधार करना है, उसके लिए जब इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, ऐसी जगह पर अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। भाई हम लोग अगर एक्शन रिसर्च की बात करेंगे, एक्शन रिसर्च में भी हम लोग इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करी जाती है हमारी एक्शन रिसर्च में। बट एक्शन रिसर्च में जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं, मतलब रिसर्च इज परफॉर्म्ड बाय द, रिसर्च इज परफॉर्म्ड बाय द, रिसर्च इज परफॉर्म्ड बाय द एक्सपर्ट ओनली। जो केवल एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग एक्शन रिसर्च को परफॉर्म करते हैं, याद रखिएगा। तो जैसे कि हमने अप्लाइड और एक्शन में एक ये भी अंतर, अप्लाइड में आप उस फील्ड के नहीं है, तब भी आप रिसर्च करना चाहो उस फील्ड में कर सकते हैं। बट एक्शन रिसर्च में द पर्सन शुड हैव सर्टेन एक्सपर्टीज इन द रिस्पेक्टिव फील्ड, जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्शन रिसर्च। ठीक है, याद रखिएगा, मेन डिफरेंस हमारा एक्शन और अप्लाइड में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको इंसान एक्सपर्ट होगा, तभी हम लोग एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। बट वही हम लोग बात करते हैं अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च कोई भी करता है, अगर पर्सन पर एक्सपर्टीज है या नहीं है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? दूसरा ये कि एक्शन रिसर्च हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से, एक्शन रिसर्च हम लोग 3 तरीके से करते हैं। इंडिविजुअल करते हैं, दूसरा हम लोग ग्रुप वाइज करते हैं, या पूरा सेक्टर वाइज, मतलब ये अकेले आप कर रहे हैं,
फिर ग्रुप वाइज पूरा ग्रुप ऑफ द एक्सपर्टीज लोग कुछ 2 4 10 लोग मिलकर कर रहे हैं, और सेक्टर वाइज में पूरा का पूरा जो पूरे सेक्टर है, पूरे के पूरे लोग जो उस पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट हैं वो सब मिलके प्रॉब्लम को क्योर करने की कोशिश करते हैं, तो उसको एक्शन रिसर्च कहा जाता है। तो यहाँ पर इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करने की हम लोग बात कर रहे हैं। रिसर्च इज परफॉर्म्ड बाय द एक्सपर्ट की होता है, जो पर्सन को एक एक्सपर्टीज होगा तभी उसको हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। और 3 तरीके से करते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं, और सेक्टर वाइज भी कर सकते हैं। अगली बात करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। कौन सी? एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोरेटरी नाम समझ में आ रहा है कि टू एक्सप्लोर समथिंग, जहां पर आपकी ऐसी जगह पर रिसर्च कर रहे हैं जहां पर जैसे मंगल ग्रह पे पानी जीवन पॉसिबल है या नहीं है, कुछ सर्टेन कुछ जहां पर इम्पॉसिबल सी बात है, जहां पर नॉलेज गेन करना इट्स वेरी हार्ड टू गेन सर्टेन नॉलेजेस, वेयर वी यूज द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इज वेरी हाई। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करेंगे, टू एक्सप्लोर possibilities of doing research where due to paucity मतलब chances, paucity of knowledge, मतलब ऐसी जगह पर हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च यूज करते हैं जहां पर कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, टू एक्सप्लोर समथिंग वेरी न्यू, जहां पर बिल्कुल एक नया काम करने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह पर एक्सप्लोरेटरी का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हाइपोथेसिस बनाना, परिकल्पना बनाना बहुत कठिन होता है। हाइपोथेसिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जो आज से 50 साल पहले 60 साल पहले मंगल ग्रह पे जाते थे, मार्स पे जाते थे, लोग जो रिसर्च कर रहे थे कि वेदर द लाइफ इज पॉसिबल एट ए मार्स और नॉट, तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो हाइपोथेसिस बहुत डिफिकल्ट होता है हमारा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बनाना। और नेक्स्ट हो गया वेरी हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि पॉसिबिलिटीज होगी नहीं होगी, क्योंकि चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी मिनिमम, इसीलिए हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज रहती है, चांसेस ऑफ रिजल्ट इज वेरी मिनिमम। तो हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटीज, हाइपोथेसिस इज डिफिकल्ट टू फ्रेम, टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ, टू एक्सप्लोर द समथिंग न्यू, ऐसी सारी जगह पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। इग्नोरेंस ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इजी। इग्नोरेंस ऑफ सब्जेक्ट, कभी क्या होता है जिस सब्जेक्ट पे आप रिसर्च करना चाहते हैं उसको सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जब बहुत अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है, चांसेस ऑफ रिजल्ट इज वेरी मिनिमम, स्टिल वी आर डूइंग दोज रिसर्च, दैट रिसर्च इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इट्स वेरी easier to make, it is very easier to make, it is very easier to make new discoveries, सीधी सी बात है, नया खोज इसमें बहुत, मतलब जो आप मेन मुद्दा कर रहे हैं उस पर भले कुछ ना मिले, जैसे आप एक बड़ा कॉमन एग्जांपल देते हैं कि जंगल में गए, जिस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए गए, स्पीसीज के लिए गए या जो एनिमल के लिए गए, उस तब वो ना मिले आपको, बट कुछ ना कुछ नया मिलेगा। जैसे कुछ समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं आप पानी पे, तो हो सकता है कि उस समुद्र में वट एवर द थिंग्स यू आर लुकिंग फॉर वो आपको ना मिले, बट कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा। तो इतना बड़ा इन्वायरमेंट है, कुछ ना कुछ नया मिलेगा, इसीलिए बोलते हैं इट इज वेरी इजियर टू मेक न्यू डिस्कवरीज, कुछ ना कुछ नया निकल के आपके पास आ ही जाएगा। तो इट इज वेरी इजियर टू मेक न्यू डिस्कवरीज। ठीक, तो यही है हमारी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में, टू एक्सप्लोर समथिंग वेरी न्यू। ऐसी सारी जगहें, मंगल ग्रह की बात करिए, कोई समुद्र पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े जंगल पर रिसर्च कर रहे हैं जहां पर एक चांसेस ऑफ रिजल्ट इज वेरी मिनिमम, तो ऐसी सारी जगह पर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। तो हाइपोथेसिस इज वेरी डिफिकल्ट टू फ्रेम, बहुत कठिन होता है परिकल्पना बनाना, इसमें अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं, अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती हैं, पता नहीं होता आपको परिणाम हमारे पॉजिटिव आएंगे या निगेटिव आएंगे। इग्नोरेंस ऑफ सब्जेक्ट होता है, कभी कभार अपने कोर सब्जेक्ट को भूल के आप दूसरे काम पे लग जाते हैं, और इट इज वेरी इजियर टू मेक न्यू डिस्कवरी। एग्जाम्पल याद रखिए कि आप भाई मंगल ग्रह वाला या कोई जंगल वाला या कोई आप मान लीजिए समुद्र वाला, पहाड़ वाला, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें याद
कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। क्लियर? क्लियर है ना एक्सप्लोरेटरी रिसर्च? अगली हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की। हम लोग बात करेंगे किसकी बात करेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए, एनीबॉडी इज हैविंग एनी डाउट बताइए। अगला बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। हिंदी मीडियम के बच्चों को पता है वर्णनात्मक बोला जाता है इसको, डिस्क्राइब करना। कोई डाउट किसी को बताइए। किसी को कोई डाउट हो प्लीज बताइए। All those candidates who are joining the very first time, please do like and subscribe my channel ताकि आपको नोटिफिकेशंस आता रहे नेक्स्ट वीडियोस के लिए। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च समझ रहा टू डिस्क्राइब समथिंग न्यू। तो हमको कुछ नया डिस्क्राइब करना होता है। टू डिस्क्राइब समथिंग मोर। किसी भी पुरानी प्रॉब्लम्स में, कोई घटना में, किसी भी चीज में, मेनली हम लोग सोशल साइंस में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। टू डिस्क्राइब समथिंग मोर। तो ये इट डज नॉट डील विद द हाउ, इट्स डील विद द, यहां पर हम लोग वाई एंड व्हाट से मतलब रखते हैं, क्यों हुआ और क्या हुआ, इससे मेन मुद्दा होता है। इट डज नॉट डील विद द हाउ, कैसे हुआ उसको हमको मतलब नहीं होता। मेन हम लोग कंसर्न होते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्यों हुआ और क्या हुआ, इन सब चीजों के सवाल के जवाब देने की कोशिश करते हैं, कुछ डिस्क्राइब करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि बड़ा कॉमन एग्जांपल होता है कि व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द मल्टीमीडिया टेक्स्ट बुक कंपेयर टू द प्रिंट टेक्स्ट बुक। मल्टीमीडिया टेक्स्ट बुक का क्या फायदा है हमारा प्रिंट मीडिया टेक्स्ट बुक से। तो यहां पर क्या की बात कर रहे हैं, क्यों की, क्या की और क्यों की बात कर रहे हैं, कैसे डिफरेंस है उसकी बात नहीं करते। ये बहुत स्ट्रक्चर होती है हमारी। इट कैन बी स्टैटिक, इट कैन बी स्टैटिक और इट कैन बी डायनेमिक। अब ये स्टैटिक और डायनेमिक क्यों होती है? डायनेमिक, स्टैटिक मतलब कि एक सिंगल फिनोमिना की बात करते हैं, और यहां पर हम लोग डायनेमिक में क्रॉस सेक्शनल की बात करते हैं या लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शनल डेटा की बात किया जाता है या लॉन्गिट्यूडनल डेटा की हम लोग यहां पर बात करते हैं। यहां पर सिंगल फिनोमिना की बात करते हैं हम लोग, सिंगल फिनोमिना। जैसे कि अब बड़े कॉमन एग्जांपल दे हम कि कोई किसी भी चीज का स्टैटिक मतलब एक कोई सर्टेन पीरियड के लिए 14 से 19 का, 15 से 16 सरकार की योजनाओं का गरीबी हटाओ पे क्या प्रभाव पड़ा, या पर्टिकुलर चीज का पर्टिकुलर चीज पे क्या इंपैक्ट पड़ा, कि 2010 से लेकर 2014 तक की या 2009 से लेकर 2014 तक की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों का विवरण। तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। ये हम लोग बात कंटिन्यू का कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम टू द पॉवर्टी एलिवेशन सिंस 2009। 2019 से लेकर या 2014 से लेकर अभी तक की सरकार की योजनाओं का गरीबी हटाओ पे क्या प्रभाव पड़ा। तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इन अ नेचर। जहां पर डेटा की स्टैटिक को एक सर्टेन पीरियड, सर्टेन रेंज आपने डिसाइड कर दी, सिंगल फिनोमिना की बात करी, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इन अ नेचर। डायनेमिक की एक चलता हुआ डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा है हमारा, लॉन्गिट्यूडनल डेटा है हमारे पास कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, अभी तक क्या प्रभाव पड़ रहा है 2010 से 2005 से 2014 से 2019 से, उसको बोलते हैं डायनेमिक इन नेचर। तो इट कैन बी स्टैटिक इन नेचर, इट कैन बी डायनेमिक इन नेचर। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में वी आर मोर कंसर्न अबाउट टू डिस्क्राइब समथिंग मोर,
कुछ नया डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, ऐसी जगह पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग करते हैं। और एक मेन मुद्दा है विच इज व्हाट इज ऑलरेडी हैपेंड इन द पास्ट एंड व्हिच इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट। ऐसी सारी घटनाएं जो हो चुकी हैं और जो हो रही हैं, ऐसी सारी जगहों पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। जो हो चुकी है 2 साल 4 साल 5 7 साल पहले, या जो हो रही है, ऐसी सारी चीजों पे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का हम लोग प्रयोग करते हैं। इट कैन बी स्टैटिक, इट कैन बी डायनेमिक। इसको हम लोग इट ऑल्सो इंक्लूड, हम लोग कैसे करते हैं, इट ऑल्सो इंक्लूड्स सर्वे स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज और डेवलपमेंट स्टडीज। इसका मतलब क्या है, इट ऑल्सो इंक्लूड द सर्वे स्टडीज। हम लोग सर्वे भी करते हैं कि हम लोग होल पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को पता करने की कोशिश करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडीज के तहत। इंटर रिलेशनशिप स्टडीज में कि टू सेट द रिलेशनशिप अमंग द डेटा, जो भी 5 साल 7 साल 8 साल का डेटा लिया उसके बीच में रिलेशनशिप पता करने की कोशिश करते हैं। डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि व्हाट इज द चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक समय के साथ 2014 में क्या था, 2019 में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है इकोनॉमी में। तो डेवलपमेंट में व्हाट आर द डेवलपमेंट हैज बीन डन सो फॉर इन द लास्ट 5 years और 6 years और 7 years और 10 years 20 years। वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो जिस रेंज का डेटा ले रहा है उनके बीच में एक रिलेशनशिप सेट करने की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्परेटिवली भी आप बात करिए या रिलेशनशिप अमंग द डेटा के स्टडी के तहत बात करिए, कैजुअल कॉम्परेटिव की बात करिए या कोरिलेशन पता करने की कोशिश करिए, वहां पर इंटर रिलेशनशिप स्टडी और सर्वे जो कैरेक्टरिस्टिक द होल पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या क्या बताया, टू डिस्क्राइब समथिंग मोर, डील विद द व्हाट एंड व्हाई, डज नॉट डील विद द हाउ, जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, ऐसी सारी जगह पर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रयोग किया जाता है। इट कैन बी स्टैटिक इन द नेचर, इट कैन बी डायनेमिक इन द नेचर। ठीक है, स्टैटिक मतलब सिंगल फिनोमिना, डायनेमिक डेटा हमारा सर्टेन क्रॉस सेक्शनल डेटा है, वहां पर डायनेमिक रिसर्च का प्रयोग करते हैं। बता भी दिया आपको कि सरकार की योजनाओं का गरीबी हटाओ पर क्या प्रभाव पड़ा। 2014 से 2019 वाला जो आएगा वो स्टैटिक हो गया, 2014 से लेकर अभी तक क्या प्रभाव पड़ा वो हमारा डायनेमिक हो गया। तो इट ऑल्सो इंक्लूड सर्वे स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडी एंड डेवलपमेंट स्टडीज। ठीक, ये हो गया पूरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो बचा हुआ कल कंप्लीट कराया जाएगा। कुछ कुछ करके पढ़िए क्योंकि वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम विद अस, बहुत सारा टाइम है हम लोगों के पास। हम आराम से आपका सिलेबस अप्रैल तक की पूरा मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म के जितने भी बच्चे हैं और हमारे कोर्स नंबर 55 एचआरएम के जितने बच्चे हैं, आप लोगों का सिलेबस पूरा प्रॉब्ली बाय द 30th अप्रैल विल ट्राई टू कंप्लीट योर होल सिलेबस। उसके बाद पूरा रिवीजन करेंगे बिकॉज इन इकोनॉमिक्स में वी हैड ऑलरेडी 36 लेक्चर हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स हो चुकी हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वी हैव ए होल फुल 4 मंथ। मैनेजमेंट कॉमर्स में भी 15-16 लेक्चर्स हो चुके हैं, बचा हुआ 20 आईबी के 35-36 लेक्चर उसके भी हो चुके हैं। ठीक, तो सब कुछ मिले, सब कुछ सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पेपर 1 की क्लासेस कंटिन्यू चली रही। रिसर्च आप लोग के मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, टूरिज्म, सोशल साइंस, सोशोलॉजी, एजुकेशन, साइकोलॉजी, इसमें पेपर 1 में भी आपका, पेपर 2 दोनों में। पेपर 1 तो सभी के लिए कॉमन है, पेपर 2 में भी आपका रिसर्च का पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आज में के लेक्चर में कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो तो प्लीज बताइए, किसी को कोई डाउट बताइए। सीमा मैम आप, विशाखा मैम आप, सौम्या, अनामिका, विवेक, रोशन, शिखा, अनुज। Once again, thank you so much for joining. Goodbye. Take care. We will meet you tomorrow, probably by the same time.